दिल्ली के सीएम और एलजी में खुली जंग। एलजी के जरिए राजेंद्र कुमार की नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने सील किया मुख्य सचिव मजूमदार का ऑफिस। एनआरएचएम घोटाला मामले में यूपी सरकार और सीबीआई को मिला नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। मुख्य आरोपी बाबू कुशवाहा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। 8 जून को होगी अगली सुनवाई। राजेंद्र नगर एनकाउंटर मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्ती का बयान। केस की होगी एसआईटी जांच। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिन और दौड़ सकते हैं पुराने वाहन। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर एनजीटी की राहत। 25 मई तक सरकार को दी मोहलत। अमेठी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना। कहा किसानों से छीना गया फूड पार्क। मोदी सरकार को बताया उद्योगपतियों की सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका वल्लभ टीवी में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। अब बात करेंगे कुछ स्पेशल की। साल 2012 आप सबको याद होगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे और इन विधानसभा चुनाव में एक शख्स ऐसा था जो साइकिल पर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव सरकार ने 2012 से लेकर 2015 तक कई उपलब्धियां हासिल की। इस दौरान सरकार कई बार विवादों में भी घिरी, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव ने इन विवादों को दरकिनार कर यूपी की जनता और यूपी को आगे बढ़ाने में साथ दिया। क्या रही सरकार की उपलब्धियां, इसको लेकर हमने बात की राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह से। साल 2012 विधानसभा चुनाव का दौर। और इस दौर में तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में थीं और हर कोई जीत की दौड़ में जद्दोजहद कर रहा था और चुनाव प्रचार चरम पर था। वहीं इन सब के बीच एक ऐसा शख्स, एक ऐसा युवा था जो साइकिल पर घूम घूम कर लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। ये शख्स था मुलायम सिंह यादव का लाल अखिलेश यादव। अपने पिता के भरोसे का हथियार लिए चुनावी मैदान में उतरे इस शख्स को ये मालूम नहीं था कि यूपी की जनता उस पर भरोसा करेगी या नहीं। लेकिन जब चुनावी परिणाम घोषित हुए तो मुलायम के इस लाल ने सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी जीत का परचम लहरा दिया और वो कर दिखाया जो समाजवादी पार्टी को अब तक उत्तर प्रदेश में हासिल नहीं हो पाया था। 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई और इसके साथ ही शुरू हो गए उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार कई बार विवादों में रही, कभी मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर तो कभी उसी दौरान सफाई महोत्सव को लेकर, कभी कैबिनेट मंत्री आजम खान के बयान को लेकर। लेकिन यूपी के युवा मुख्यमंत्री ने सारा ध्यान लगाया सिर्फ अपने काम पर, चाहे वो छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटने की योजना हो या फिर बुजुर्गों के लिए समाजवादी पेंशन योजना। समाजवादी पार्टी अपने कार्यों में लगी रही। 2012 से लेकर 2015 तक क्या रही सरकार की उपलब्धियां, इसको लेकर हमारे विशेष संवाददाता नकुल चतुर्वेदी ने बात की सपा के राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव से। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव। इनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर, यूपी के विकास को लेकर, समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर और सबसे ज़्यादा बड़ी बात बुंदेलखंड की बदहाली को लेकर। चंद्रपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा सर, यूपी सरकार ने 3 सालों में जनता के लिए क्या किया या क्या उपलब्धियां रही हैं, इनके बारे में बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो 2012 में आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जनता के बीच में समाजवादी पार्टी ने जितने भी लोगों के बीच में वादे किए थे उनको पूरा करने का काम 1 साल के अंदर किया, जिसमें आपको पता है 16.5 लाख बच्चों को जो इंटरमीडिएट पास थे उनको लैपटॉप दिए गए। कन्या विद्याधन
के अंतर्गत बहन बेटियों को जो पढ़ लिख करके पास हुई थी उनको कन्या विद्याधन के रूप में जो है 30,000 रुपये सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए। बेरोजगारों को जिनको रोजगार नहीं मिला उनको बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराने का काम किया। अभी सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत मैं समझता हूँ प्रत्येक जिले में जितने भी गरीब थे, कमज़ोर थे, अनाथ थे, असहाय थे, उन सभी लोगों को समाजवादी पेंशन उपलब्ध कराने का सरकार ने काम किया है। इसके साथ साथ जो लोहिया आवास उपलब्ध करा के जिन लोगों के पास घर मकान नहीं थे उनको लोहिया आवास उपलब्ध कराए गए। एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि समाज का कोई वर्ग बाकी नहीं रहा। छात्रों, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यापारियों के लिए, आपका किसानों के लिए और विशेष रूप से जो अभी बेमौसम बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ उसमें सरकार ने किसानों को जो फौरी राहत थी युद्ध स्तर पर उपलब्ध कराने का काम किया और इससे मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का आम किसान प्रसन्न है। उसे ये महसूस होता है कि आज उत्तर प्रदेश में किसानों की सरकार है, क्योंकि और भी सरकारें रही हैं, कई बार ऐसे मौके आए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इतने जल्दी इतना पैसा कभी उपलब्ध नहीं कराया जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने उपलब्ध कराया है। आज श्रमिकों को साइकिल दी जा रही है, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है, उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कोई समाज का वर्ग बाकी नहीं है जो सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित ना हो रहे हों। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भी जनता के बीच में वादे किए थे उनको तो पूरा किया ही है, उसके साथ साथ और इतने काम किए हैं कि गिनाना मुश्किल है। और अभी हमारी सरकार को लगभग 2 साल के लगभग है, मार्च में चुनाव, 1 साल और मैं समझता हूँ 10 महीने अभी बाकी हैं। इस दौरान भी सरकार की जो मंशा है काम करने की, गरीबों के लिए, किसानों के लिए और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, आज ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ बिजली की कमी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रयास करके कई बिजली बनाने के कारखाने लगाने का काम किया। जो सोलर ऊर्जा बनाने के लिए तमाम कंपनियों को प्रोत्साहित किया, जिससे कि आज हमारी जो उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी थी उस बिजली की कमी को पूरा किया जाएगा। आजादी के बाद 60 दशक बीत गए, लेकिन बुंदेलखंड आज भी बदहाल है। आलम यह है कि यहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। साथ ही यहाँ की सड़कें टूटी हुई है। ऐसा लगता है मानो सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। आज भी बुंदेलखंड विकास से कोसों दूर है। क्या है बुंदेलखंड के लिए सपा सरकार का प्लान और कैसे होगा बुंदेलखंड का विकास? इसको लेकर भी हमारे विशेष संवाददाता नकुल चतुर्वेदी ने बातचीत की सपा के राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव से। कमी बिजली की उत्तर प्रदेश में अभी बहुत है, बहुत ज़्यादा कमी है। अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी यूपी है विकास कर रहा है, लेकिन बुंदेलखंड आज भी बदहाल है। मेजॉरिटी आपको फुल मिली 2012 में। बुंदेलखंड के लिए क्या किया यूपी की सपा सरकार ने, इसके बारे में बताया। देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, बिजली की बहुत कमी है और पिछली जो सरकारें रहीं उन लोगों ने कभी बिजली के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया। केवल नेशनल ग्रिड से बिजली लेकर के, पैसा दे करके और बिजली उपलब्ध कराने का। लेकिन हमारी सरकार ने प्रयास किया और हम आने वाले समय में 2017 में हमारा चुनाव है, उसके पहले बिजली के क्षेत्र में, उत्पादन में हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हमारी सरकार का ये प्रयास है कि 2017 तक हम 22 घंटे बिजली शहरों में और 18 घंटे बिजली
हम गांव में उपलब्ध कराएं, जिससे कि जो लोगों के सामने बिजली का संकट है वो समाप्त हो सके। और दुनिया भर के लोगों को ये प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है कि वो आएँ और उत्तर प्रदेश में निवेश करें, जिससे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग आएँ, लोगों को रोजगार मिले और उत्तर प्रदेश का विकास हो। जहाँ तक बुंदेलखंड की बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल छेड़ा है कि बुंदेलखंड आज़ादी के बाद से लगातार पिछड़ा हुआ रहा है और किसी भी सरकार ने, मैं समझता हूँ कि 89 तक कि किसी भी सरकार ने इस बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए कोई सोचा भी नहीं, कभी विचार भी नहीं किया। 89 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि इस पिछड़े हुए इलाके को सरकार के बजट के अलावा जो है विशेष धनराशि उपलब्ध कराई जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। और उन्होंने जब जब उनको मौका मिला उन्होंने बड़े बड़े बांध बनाने का काम किया। अभी बड़े बड़े जो नदियों में पुल नहीं थे उन पुलों को बनवाने का काम किया, सड़कें बनवाने का काम किया, वहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्यालय बनाने का काम किया। तो जो जब मौका मिला तब उसको करने का काम किया। अभी माननीय अखिलेश यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने बुंदेलखंड में, आपको बता दें कि झांसी में जो फ्लाईओवर बनना था, लंबे समय से मांग चल रही थी, फ्लाईओवर भी बनाया। झांसी को B2 का दर्जा देने का काम किया। झांसी की जितनी सड़कें थीं उनको ठीक कराने का काम किया। झांसी के मेडिकल कॉलेज को जो है 500 बेड का हॉस्पिटल अतिरिक्त देने का काम किया। जालौन में मेडिकल कॉलेज बन करके खड़ा हुआ था, लेकिन सरकार उसको प्रारंभ नहीं कर पा रही थी और बना भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में था, लेकिन पिछली सरकार ने 5 साल उसमें ताला डाल के रखा। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने उस मेडिकल कॉलेज को जो है प्रारंभ कर दिया। बांदा का मेडिकल कॉलेज बना खड़ा था, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था, उसको पूरा करने का काम किया। आपका जो बांदा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था वो भी नहीं चालू हो पा रहा था, उसको प्रारंभ कराने का काम किया। इसलिए मैं बिजली के कारखाने भी लगे, इसलिए मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक बुंदेलखंड में कभी इतना काम नहीं हुआ, इतना पैसा उपलब्ध नहीं कराया गया जो समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने कराया है। और जो आज बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ था, आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। अभी 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़े बांध का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। 1 दर्जन बांध जो है ललितपुर में अभी बनाने का काम किया गया है। तो विकास के काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। अखिलेश सरकार की अगर नीतियां यूं ही अच्छी चलती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में चमकता सितारा बन जाएगा। वल्लभ टीवी के लिए आशीष पराशर की एक रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदल रहा है और बुंदेलखंड के लिए सपा सरकार कितनी ज़्यादा निश्चिंत है, किस तरीके से प्रतिबद्ध है बुंदेलखंड के विकास करने के लिए, इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव। चंद्रपाल सिंह, स्वागत है आपका वल्लभ टीवी पर। धन्यवाद। चंद्रपाल जी, बड़ा सवाल, जिस तरीके से अभी हमने रिपोर्ट दिखाई कि बुंदेलखंड बदहाली की जिंदगी जी रहा, और आपने भी बताया कि किस तरीके से जब से आज़ाद हुआ है हिंदुस्तान, जब से बुंदेलखंड की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जो सरकार का रोड मैप है बुंदेलखंड को लेकर, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं ताकि जनता तक आपकी बात पहुंच सके। देखिए, बुंदेलखंड लगातार आजादी के बाद से उपेक्षित रहा है और पहली सरकार है कि जिसने बुंदेलखंड के लिए विशेष ध्यान दिया है। जी। और आज जो बुंदेलखंड में तमाम जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, तमाम जो सुविधाओं का अभाव था, उनको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयासरत है। और इसी तारतम्य में प्रतिदिन नए नए कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं और उनके माध्यम से तमाम जो है बांध बनाना, सड़क बनाना, और बिजली का उत्पादन करना, तमाम काम हो रहे हैं।
चंद्रपाल जी, अगर बात की जाए बुंदेलखंड की, हम पूरे बुंदेलखंड की बात करेंगे तो बुंदेलखंड अभी वहां पर निर्माण कार्य या मतलब बड़े बड़े मॉल्स या प्लाजास या मतलब आर्थिक तौर पे वहां पे विकास नहीं हुआ है, जमीनें खाली पड़ी हैं, कई जगह बंजर हो गई, तो उसे क्यों ना एक स्मार्ट तरीके से बुंदेलखंड को खड़ा किया जाए, इसके लिए कोई योजना है सपा सरकार की? नहीं, देखिए, मुख्य रूप से किसान जो बदहाली के कगार पे था, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, किसान जो है उनको सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हो, उनको तमाम जो निवेश की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। जैसे किसान खुशहाल होगा तभी तमाम जो बाजारों में खुशहाली आएगी, तभी तमाम मॉल और ये सब सुविधाएं तभी अच्छी लगती है। चंद्रपाल जी, अगर निवेश की बात करें तो निवेश उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा निवेश हो सकता है, लेकिन सरकार के सामने कई सारी समस्याएं हैं जो निवेश नहीं आ पा रहा है। आपके हिसाब से क्या समस्याएं जो निवेश नहीं आ पा रहा उत्तर प्रदेश में? नहीं, कोई समस्या नहीं है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, उत्तर प्रदेश में पानी है, बिजली है, सड़क है, यातायात की सुविधाएं हैं, सभी चीजें हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, विदेशों से लोग आकर के उत्तर प्रदेश में निवेश करें, और उत्तर प्रदेश में सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश की सरकार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। और मैं समझता हूं जल्दी से लोग प्रयास भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ आने के लिए। नहीं, अगर बुनियादी सवाल की बात की जाए चंद्रपाल जी, तो बुनियादी सवाल यही है, जैसे अभी हम बुंदेलखंड की बात करेंगे, विकास हो रहा है धीरे धीरे और निवेश भी आ रहा है, लेकिन जो बुंदेलखंड है उस इलाके की सड़कें बहुत ज्यादा खराब है, इतने गड्ढे हैं सड़कों में, समझ ही नहीं आता कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। हमने आपको बताया है कि आजादी के बाद से लेकर लगातार उपेक्षित रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार ने अब प्रयास शुरू किए हैं। एक साथ कभी हम लोगों को इतना बड़ा मौका नहीं मिला, पहली बार 5 साल का मौका मिला है उत्तर प्रदेश में, तो अभी 3 साल हुए हैं, और इन 3 वर्षों में जो सड़कों का निर्माण हुआ है, जो उन सड़कों के रखरखाव की व्यवस्था की गई है, इससे बुंदेलखंड की स्थिति बहुत ही बेहतर हुई है। जो समस्याएं हैं उन सब से सरकार को पार पाना है, और जो निवेश है, निवेश किस तरीके से आए उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हो, इसके ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। अगर सर 2017 की बात करें चंद्रपाल जी, तो 2017 में अगर आप एक बार फिर से सरकार में आते हैं आप लोग, तो क्या रणनीतियां रहेंगी? क्या उत्तर प्रदेश जो आप बदला है उससे ज्यादा बदल पाएगा? नहीं, बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से विकास हुआ है, जिस तेजी से जनता के हित की जो योजनाएं चली हैं, उससे उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से प्रसन्न है। और मैं समझता हूं 2017 के चुनाव में जनता भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाएगी। देखिए, अगर चंद्रपाल जी अगर बात की जाए विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों की, तो विपक्ष लगातार आपको घेरता रहा है, कभी मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर, कभी आपकी कार्यप्रणाली को लेकर, कभी गुंडाराज को लेकर। तो ये समस्या कहाँ आती है कि जनता तक ये सारी बातें आपके नहीं पहुंच पा रही हैं और विपक्ष हावी हो रहा है यहाँ पर? नहीं, लोगों के पास कुछ कहने को नहीं है जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है कि लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए ये दंगा कराने की योजनाएं बनाते हैं, लोग जो है गलत प्रचार प्रसार करते हैं। अभी जो पार्लियामेंट के चुनाव में जिस तरीके से लोग उत्तर प्रदेश की जनता को झूठे सपने दिखा करके जो वोट हासिल किए थे, अब लोगों का बुखार पूरी तरीके से उतर गया है। लोगों ने जो मुंगेरी लाल के सपने दिखाए गए थे उससे पूरी तरीके से पर्दा साफ हो गया है, और लोगों ने ये महसूस कर लिया कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई काम कर सकता है तो केवल अखिलेश यादव की सरकार कर सकती है, बाकी सब बातें झूठी हैं। चंद्रपाल जी, ये बात बिल्कुल मान लिया जाए कि हाँ, सरकार अच्छा काम कर रही है और सरकार बिल्कुल जनता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल ये भी आ जाता है कि सरकार अपनी तरफ से फंड जारी कर देती है जनता के लिए, जनता तक पहुंचे, उसका फायदा पहुंचे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बीच में अधिकारी हैं, वो अधिकारी बीच में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करके जो सरकार की कार्यप्रणाली, जनता के बीच के जो कनेक्शन है वो खराब कर रहे हैं छवि। क्या मानते हैं आप इसे सही? में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से ये प्रयास किया है कि जो सरकार का पैसा है, जो असली उसके हकदार लोग हैं, जिनको जो लाभ पाने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचे और उसका वो लाभ उठाए।
चलिए चंद्रपाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बात करने के लिए बुंदेलखंड को लेकर, यूपी सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर, क्योंकि अब बड़ी ज़रूरत यह है कि जो जनता तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए, सरकार के जरिए जो पहुंचता है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार की वो प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बदलते बुंदेलखंड की। अच्छा, बुंदेलखंड बदल कैसे रहा है, क्योंकि 60 साल हो गए हैं, 60 दशक बीत चुके हैं, बुंदेलखंड में कोई विकास नहीं हुआ, न सड़कों की तरफ ध्यान दिया गया, न कहीं ध्यान दिया गया, लेकिन अब बुंदेलखंड बदल रहा है। कैसे बदल रहा है बुंदेलखंड, देखिए रिपोर्ट। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव बुंदेलखंड के लोगों के लिए भागीरथ साबित होने जा रहे हैं। दशकों से बूंद बूंद के लिए तरस रही बुंदेलखंड की धरती को पानी से सराबोर करने के लिए सीएम ने पारीक्षा बांध को हरी झंडी दे दी है। यानी अगर सब कुछ सही रहा तो बुंदेलखंड पहले की तरह खुशहाल होगा। कहते हैं जब बर्दाश्त हद पार कर जाए तो दर्द बन जाता है। दशकों से कुदरत की रुसवाई के शिकार बुंदेलखंड के लोग पानी की बूंद बूंद को मोहताज हैं। ऊपर वाले से दफ्तर वालों तक सबसे उम्मीद खो चुके यहाँ के लोगों को कुछ उम्मीद जगी है तो सूबे की सरकार से। उम्मीद है कि बुंदेलखंड की सूखी बंजर जमीन पर भी इस योजना के बाद हरियाली की फसल लहलहाएगी। झांसी से नगेंद्र भाटी की रिपोर्ट। कि किस तरीके से अब यूपी के जो बुंदेलखंड का इलाका है, जो बदहाल है, उसको विकास करने के लिए, वहाँ का विकास करने के लिए सरकार तैयारी कर रही है और बहुत सारे काम अब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गरौंठा से विधायक दीप नारायण सिंह। दीप नारायण जी, स्वागत है आपका वल्लभ टीवी पर। हेलो दीप नारायण जी, बुंदेलखंड को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं और ये जो बांध बनने जा रहा है, इस बांध का क्या फायदा जनता को मिल पाएगा? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं दीप नारायण जी? शायद तकनीकी कारणों की वजह से हमारा संपर्क दीप नारायण जी से टूट गया है, लेकिन हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यूपी की सरकार किस तरीके से अब बुंदेलखंड की तरफ ध्यान दे रही है और बुंदेलखंड जो लगातार बदहाली की जिंदगी जी रहा है, वहाँ समस्याएं बहुत हैं। उन सब समस्याओं का समाधान एकदम से नहीं किया जा सकता, लेकिन समस्याएं खत्म की जा सकती हैं। तो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं गरौंठा से विधायक दीप नारायण सिंह। दीप नारायण जी, स्वागत है वल्लभ टीवी पर आपका। दीप नारायण जी, जो सरकारी योजनाएं अब बुंदेलखंड को लेकर किस तरीके से सपा सरकार पहल करने जा रही है, क्योंकि बुंदेलखंड काफी सालों से बदहाली झेल रहा है? देखिए, मैं इस मौके पर ये जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला है, जी हमेशा शायद तकनीकी दिक्कत कुछ आ रही है जिस वजह से हमारा संपर्क बार बार टूट जा रहा है दीप नारायण जी से। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि जो बुंदेलखंड आज़ादी के बाद से बदहाली में जीने को मजबूर है, उसकी सूरत बदल पाएगी क्या? यूपी की सपा सरकार बुंदेलखंड को बदल पाएगी क्या? बुंदेलखंड के लोगों को वो तमाम सुविधाएं मुहैया करा पाएगी जो एक स्मार्ट सिटीज़ में होती हैं, जो राजधानियों में मिलती हैं, जो लखनऊ में मिल रही हैं? लेकिन बुंदेलखंड की सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कें अभी जर्जर हैं, बहुत बुरी हालत है, सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, पानी सूखे का बहुत ज़्यादा प्रकोप है बुंदेलखंड में। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं दीप नारायण जी। दीप नारायण जी, सीधा सा सवाल कि बुंदेलखंड को लेकर सपा सरकार कितनी ज़्यादा गंभीर है और बुंदेलखंड के विकास को लेकर क्या आप लोगों का रोड मैप है? देखिए, समाजवादी सरकार जब से बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से कमान संभाले हैं, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि इस बदहाल क्षेत्र को हम खुशहाली की तरफ कैसे लाएं। और उन्होंने पहले बजट से लेकर आज तक हमेशा कोशिश की कि बुंदेलखंड के विकास के लिए नए तरीके अपनाए गए और कैसे रोडें डेवलप हो, कैसे वहाँ पानी पहुँचे। और उसी कड़ी में एक काम बहुत बड़ा जो होने जा रहा है, पारीक्षा बांध जो हमारा है पेपर नदी पर, ये 1886 में बना था। 125 साल के बाद एक बांध उसके आगे बनने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और जिस रणनीति के साथ इस बांध की परियोजना को तैयार किया गया कि सबसे कम समय में ये बांध बने, सबसे कम डूब क्षेत्र हो, सबसे अधिक भराव क्षेत्र हो, इस तरह की रणनीतिक तरीके से ये काम इस पे चल रहा है, जिससे कि रिचार्जिंग ज्यादा हो, अगर पानी भराव से रिचार्ज ज्यादा हो, पानी
जमीन में, जिससे वाटर लेवल ऊपर मेंटेन हो जाए। जी, बहुत जी, सारी चीजों से उसको लाभ मिले, पानी के सोर्स से हम पेयजल की व्यवस्था को बेहतर कर लें। दीप नारायण जी, आप थोड़ा सा विस्तार से बता दें जनता तक, ताकि आपकी बात पहुंच जाए कि इस बांध का कितने इलाके के लोगों को फायदा होगा और क्या फायदा होगा। देखिए, जो बांध बनने के, बांध के पीछे की जो स्थिति है, हम कहते हैं कि बांध पानी का सिर्फ स्रोत नहीं होता, पानी का एक आधार वो नहीं होता, बल्कि बैंक नहीं होता, बल्कि उसके पीछे रिचार्जिंग जुड़ी होती है। बहुत बड़े भूभाग में पानी का वाटर लेवल मेंटेन होता है। हम ये कहेंगे जिस जहाँ भी बांध बने हैं वहाँ से 5-10 किलोमीटर के रेडियस एरिया के अंदर पानी आता है, वो पानी बढ़ता है, हैंडपंप से पानी की क्वालिटी ठीक हो जाती है, ट्यूबवेल के पानी जो है अच्छा आने लगता है। तो वो सब चीजों के पीछे है, तो ये एक तो बहुत चलिए दीप नारायण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम बुंदेलखंड के बारे में बातचीत करने के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुंदेलखंड के विकास के बिना उत्तर प्रदेश का विकास हो पाना संभव है। ये तो वही हो जाएगा कि एक हाथ का विकास हुआ, आधे शरीर का विकास हुआ है और आधे शरीर का विकास नहीं हुआ है। उम्मीद करेंगे सपा सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए आगे कदम बढ़ाएगी और बुंदेलखंड वासियों को नई सौगातें मिलेगी। वल्लभ टीवी के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। नमस्कार।